हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल बोर्ड क्लास 8th का एक लेसन जो है लेसन 3। इसका नेम आप देख पा रहे होंगे, इसका नेम है एन अप्रैल डे, यानी कि अप्रैल के महीने का केवल एक दिन। यानी कि ये पूरी की पूरी पोएम निर्भर करती है केवल एक दिन पर, यानी कि एक दिन को मध्य रखते हुए यानी दिमाग में रखते हुए इस पोएम को लिखा गया है। ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा। अब ये कौन है अगर जानना चाहते हैं तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आप वन बाय वन करके इसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द राइटर। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप एक एक बात को समझिएगा। मैं आपके लिए अंडरलाइन करके अच्छे से समझाता जाऊँगा, आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, who was born in 1807 and died in 1882, was one of the most famous American poets of his day. सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिनका जन्म 1807 ईस्वी में और मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन पोएट थे। ऑफ हिज डेज का मतलब अपने ही दिनों का, यानी कि वो जब जीवित थे उस समय ये काफ़ी फेमस थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। कहाँ पर? अमेरिका में, यानी कि अमेरिकन पोएट है, याद रहेगा। अगला टॉपिक है लॉन्गफेलो इज वेल नोन फॉर हिज लिरिक्स पोएम्स। यहाँ पर आपको नोट करने वाला एक बात मिला है जिसको आप ध्यान देकर रखेंगे, कि ध्यान से देखते रहिएगा कि लॉन्गफेलो इज वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विख्यात होना या फिर परिचित होना। किसके लिए? फॉर हिज लिरिक पोएम्स। अब ये लिरिक जो वर्ड है ये आपको जान के रखना चाहिए। आप बहुत सारे गाने सुनते हैं तो आप सुनते हैं लिरिक्स निकाल दो गाने का, मतलब कि लिखा हुआ निकाल दो। तो ये जो पोएम्स लिखा करते थे ना, ये गानों के टाइप में रहा करती थी, मतलब इनके पोएम्स को सॉन्ग्स के रूप में भी कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, नोटेड फॉर देयर म्यूजिकलिटी। अब देखिए म्यूजिकलिटी बात आ ही गई, म्यूजिक के रूप में बदला गया है। तो इनके जो पोएम्स थे वो जाने जाते थे किसके लिए? तो लिरिक पोएम्स के रूप में। और इनके पोएम्स में गानों की मतलब खुशबू, समझ लीजिए एक तरह से बोला था, इसके पोएम से गाने बने हैं, गाने की गंध आती थी, मतलब कि गाना जैसा होता था। ठीक है, इनके पोएम्स, समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर होगा। और कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस ध्यान से इसे देखकर समझते रहना है। मैं हर बात को समझाऊंगा, वन बाय वन एक एक वर्ड को समझाऊंगा। हिज फर्स्ट मेजर पोएट्री कलेक्शंस वर वॉइसेस ऑफ द नाइट विच वॉज रिटन इन 1839। तो इनका जो पहला जो मेजर कलेक्शन था किसका? कविताओं का, पोएट्रीज का, तो वो क्या था? उसका नाम था वॉइसेस ऑफ द नाइट, यानी कि रात की आवाज़। और वो पब्लिश हुआ था 1839 में। इसके चलते इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। एंड बैलेड्स, बैलेड्स भी क्या होता है? कविताओं का ही एक प्रकार है। ठीक है, एंड अदर पोएम्स वो कब हुआ? तो वो हुआ 1841 में। अब जो हम प्रेजेंट टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान देंगे। जैसे कि द प्रेजेंट टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गफेलोज पोएम ऑफ द सेम नेम, कि जो पोएम हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली लॉन्गफेलो ने तो हमारे बुक में नहीं दिया है, या फिर जो हमारे कोर्स में है उसमें तो नहीं लिखा है। तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने बताया कि उनकी जो ये कविता लिखी गई थी उसी से लेकर के हमारे एडिटर ने छाप दिया है और हमारे बोर्ड ने इसको डिसाइड करके अपने सिलेबस में रखा है। तो ये क्या है? एक पार्ट है, उनके सेम नेम से उनका एक पोएम है, उसका लिया हुआ। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा पूरा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ में आप याद रखिए कि आपको करना क्या है आपको कुछ बातें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, और वो बातें क्या हैं वो आपको ज़रूर रखनी है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा चेक किया करें, वहाँ पर मैं अदर वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके मतलब लिंक दे दूंगा। और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें आपको लेटर राइटिंग ये सब वगैरह अच्छे से सीखना होगा, पैसेज राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तो उन सब पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इसलिए आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब भी देखें चेक कर ले और वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। अब आप में थोड़ा देखते हैं इस चैप्टर से आप समझने वाले क्या है। लेट्स शेयर में पढ़िए। वॉट प्लेजर डू यू थिंक इज देयर इन क्लोजली ऑब्जर्विंग नेचर। ध्यान से देखिएगा, जो बात लिखी हुई है उसमें थोड़ा सा गहराई छिपा हुआ है कि आप नेचर को क्लोजली मतलब कि एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको कौन सी बात जानने को मिलती है और आपको क्या सोचते हैं आप, कौन सा प्लेजर, कौन सा खुशी मिलता है। जब आप नेचर को अच्छे से देखिएगा, हालांकि इस पोएम में भी देखिएगा, तो आपको हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो आप कमेंट से लिख सकते हैं, मैं चेक करके देखूंगा कि हाँ सच में आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। हाउ वुड यू फील ऑन अ वार्म सनी डे। हाउ वुड यू फील, तुम कैसा फील करते हो या कैसा फील करोगे। वार्म माने गर्म, सनी डे माने जब सनी माने सूर्य से भरा हुआ दिन को कहते हैं। वॉकिंग थ्रू अ ग्रीन वुड, जब तुम चल रहे हो एक हरे भरे जंगल से। आप जानते हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं पढ़ने
तो आपको याद होगा कि आप रास्ते से होकर जाते हैं और रास्ते में गर्मी में बहुत आपको खराब लगता होगा, लेकिन वही याद रखिए कि जब रास्ते के चारों तरफ मतलब सॉरी दोनों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है वहाँ से। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी सुगंध भी आती है, साथ में नॉइज़ भी कम रहता है और वहाँ का जो मतलब माहौल होता है एकदम ठंडा रहता है। तो आप समझ सकते हैं इतना से। और वहाँ हम लोग केवल रोड के साइड का बात कर रहे हैं, यहाँ तो वुड की बात हो रही है, ग्रीन वुड माने हरे भरे जंगल। क्लियर है? तो आपको कैसा लगता है ये भी बताना है। अब हम एक बार एक करके पोएम को पढ़ेंगे। देखिए, पोएम को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। ये पोएम एक्चुअल में लिखी कितने बार में गई है, तो ये 8 स्टेंजाज में लिखी गई है, लेकिन आपको केवल अपने सिलेबस में 5 स्टेंजा को पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमें फुल वीडियो चाहिए इसका, वो दे दीजिए। नहीं तो अगर आप सिलेबस के लिए केवल तैयारी कर रहे हैं, अपने क्लास में जितने मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बस 5 स्टेंजा ही पढ़ लीजिए तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, अब इस पोएम के बारे में थोड़ी बातें समझ लीजिए। जैसे कि जो पोएम है एन अप्रैल डे, इसमें पोएट लॉन्गफेलो पूरे दिल से समर सीजन का स्वागत करते हैं। याद रखिएगा, समर सीजन आएगी उस समय आपको बसंत भी मिलेगा, यानी कि स्प्रिंग भी। इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और इंजॉय करते हैं, मैंने खुद में बहुत खुश हैं इसको देख करके। अब बात क्या है भाई, गर्मी को देखकर कौन खुश होता है? ग्रीष्म ऋतु आती है तो हम लोग का दिमाग खराब होता है, पसीने आने लगते हैं, है ना। तो क्या ऐसा है इसमें? तो हम जब बात कर रहे हैं ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात हो रही है, यानी कि वेस्ट साइड का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है और गर्मी बहुत कम पड़ती है। तो वहाँ पर गर्मी का होना एक बहुत ही अच्छा लक्षण है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा बात है। वहाँ गर्मी की पूजा होती है एक तरह से, समझ लीजिए। क्लियर है? यहाँ इस पोएम में लॉन्गफेलो प्रकृति की सुंदरता जो कि अप्रैल के महीने में दिखाई देती है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे अप्रैल में स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, और सारा वातावरण उसकी प्रशंसा में लग जाता है। मैंने कि जब बसंत ऋतु, हमने तो सुना ही है, हिंदी में कविताओं में पढ़े हैं कि बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, क्योंकि इस समय पृथ्वी एक अलग ही खुशबू से भर जाती है। चारों तरफ फूल दिखते हैं, नई नई पत्तियाँ दिखती हैं, पूरा हमारा चारों तरफ का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आपको याद रखना है कि इट हैज़ बिन कंपोज्ड इन 8 स्टैंडर्स कंसिस्टिंग 4 लाइन्स ईच। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक स्टेंजा कहलाता है। ठीक है, एक पंक्ति आपकी पूरी हो गई। सॉरी, मैं इसका थोड़ा हिंदी समझ नहीं पा रहा हूँ। स्टेंजा का मतलब ये पूरा एक जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 लाइन करके, तो एक स्टेंजा जो है उसमें 4 लाइनें हैं। टोटल आपके पास पोएम जब लिखी गई थी तो उसमें 8 लाइनें थी, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो केवल आपको कितने लाइनें पढ़ने मिलेगी? 5 लाइनें। यही आपको याद रखना है कि इसमें आपको मिलेंगी केवल और केवल 5। तो स्टेंजा देख लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका राइम स्कीम क्या है इस स्टेंजा का, तो देखिए यहाँ ब्रिंग्स जो है वहाँ स्प्रिंग से मिल रहा है, तो इसको अगर ए देते हैं तो इसको भी ए देंगे। और अगेन जो है वो पेन, अगेन पेन, ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो ए बी और फिर ए बी, ये इसका राइम स्कीम हुआ। राइम स्कीम का मतलब होता है कि तुक मिलाकर पढ़े जाने वाले। तो कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिएगा, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लियर इट हेयर। अब एक एक स्टेंजा को हम ध्यान से पढ़ेंगे, मैं और बड़ा करता हूँ कि आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, एक एक बात को समझिएगा। When the warm sun that brings set time and harvest has returned again, it is sweet to visit the still wood where spring the first flower of the plain. ध्यान से क्या पढ़ें कि अगेन और पेन राइम कर रहा है, एक जैसा आवाज़ ध्वनि निकाल रहा है, और स्प्रिंग्स और ब्रिंग्स जो है राइम कर रहा है। अब मीनिंग समझते हैं इसका। देखिए, मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मीनिंग का आप समझ ही नहीं सकते कि इसके अंदर दिया हुआ क्या है। ठीक है, ये जो पूरा पोएम है वो इमेजरी से भरा हुआ है। इमेजरी मतलब समझते हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई चित्र दिखेगा। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ वार्म सन का, तो सन कैसा है? गर्म है। सोचिए सन गर्म कब होता है, कैसा लगता है उस समय। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब फसलों की कटाई का, यहाँ भी एक इमेज दिख रहा है, फसल कैसे काटे जाते हैं, आपके मन में एक चित्र बन रहा होगा। क्लियर करूँ? व्हेन द वार्म सन, जब गर्म, हॉट सन लिखा, वार्म बस थोड़ा सा गर्म होगा। ठीक है, सन दैट ब्रिंग्स सीड टाइम, जो लेकर आता है बीज बोने का समय, एंड हार्वेस्ट और फसलों की कटाई का समय, हैज़ रिटर्न अगेन, माने कि अब नए बीज बोए जाएंगे खेत में, यानी कि बीज लगाए जाएंगे, और जो फसलें पक गई हैं उनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, माने काट लिया जाएगा। वही ऋतु वह जो है वो आ चुकी है, और किसके कारण आई है? तो वार्म सन के साथ लाई है, माने सन इसको लेकर आया, वार्म सन। वो क्या है? वो ऋतु हमारे पास हैज़ रिटर्न अगेन। तो जिसकी बात कर रहे हैं, जब हम लोग नए बीज लगाते हैं और पुराने बीज काटते हैं गर्मियों में, उस समय का समय आ चुका है। और इट इज़ स्वीट टू विजिट, अब ये क्या है? स्वीट माने मनमोहक है, मन को भा लेने वाला है। कहाँ?
कहीं पहुंचना, कहाँ पहुंचना, इट इज़ स्वीट टू विजिट, विजिट माने पहुंचना, मिलना, स्टील वुड, स्टील वुड मतलब स्टील माने अभी भी जो है वो जंगल, उसी का बात हो रहा है। तो इस समय अगर आप जंगल में जाते हैं वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को बहुत भाएगा वो जंगल। क्यों? वेयर स्प्रिंग्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ द प्लेन, जहाँ पर स्प्रिंग के आने के कारण फर्स्ट फ्लावर यानी कि आपको पहले फूल निकलते हुए दिखेंगे, कलियाँ दिखेंगी, चारों तरफ मनमोहक खुशबू होगी। प्लेन मतलब ऐसा पठार होता है, लेकिन यहाँ मतलब होगा धरती। पृथ्वी पर जंगल में आप जब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब पूरा साइंस का मीनिंग मैं एक साथ क्लियर कर देता हूँ आपको कि जिस महीने में हम लोग नए बीजों को रोपते हैं और पुराने जो फसल है पक गई है उसको काट लेते हैं, वो महीना आ चुका है जो है अप्रैल का। और इस समय वार्म सन ने क्या ला दिया है? स्प्रिंग के महीने को ला दिया है। और स्प्रिंग के आते ही जंगल में चारों तरफ हरियाली छा गई है और फूल खिल पड़े हैं। ये आपका पूरा मीनिंग हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेंजा पर चलते हैं। अगला स्टेंजा दिख रहा होगा, आई लव द सीजन वेल, मुझे ये सीज़न क्या है? पसंद। कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। देखिए क्या है कि ये एक रोमांटिक पोएम है। आप बोलिएगा रोमांटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ कपल होते हैं उसको रोमांटिक पोएम कहते हैं क्या? नहीं, नेचर पोएम को जितनी भी लिखी गई थी उन सबको रोमांटिक पोएम के बारे में बताया गया है। और इसके बारे में और जानना है तो मैं आगे आने वाले पर्सनली आपको बताऊंगा कि रोमांटिक पोएम होता क्या है। जैसे कुछ देर पहले हम लोग बैलेड्स की बात किए थे, बैलेड किस टाइप के पोएम को कहते हैं। उसके बाद सोनेट क्या होता है। हालांकि सोनेट तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ कि सोनेट किस टाइप के पोएम को कहते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा वहाँ पर अगर चाहते हैं तो। आई लव द सीजन वेल, पोएट कहते हैं कि मुझे ये सीजन बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? व्हेन फॉरेस्ट ग्लेड्स, ठीक है, ग्लेड्स का मतलब समतल जगह, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में क्या है? समतल जगह है, उसके बारे में बात हो रहा है। आर टीमिंग, ऐसे टीमिंग वर्ड को आप याद रखने का तरीका क्या है? टिमटिमाना, प्रकाशित होना, चमक रहा है। तो मुझे ये सीज़न पसंद है क्योंकि फॉरेस्ट में जो ग्लेड्स हैं, जो ज़मीन है, समतल भूमि है, वो क्या होता है? क्या होता है? चमकने लगती है, टिमटिमाने लगती है, प्रकाशित हो जाती है। विथ ब्राइट फॉर्म्स, यानी उनका कैसा फॉर्म दिखता है? मान लीजिए कि आप कपड़ा पहने हुए हैं और आपको अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो आपका कपड़ा नहीं दिखेगा ना, नहीं चमकेगा। लेकिन आप ही को क्या करें, हम उसी कपड़े को पहने हुए आदमी पर हम टॉर्च की लाइट मारते हैं, वो चमक उठता है। या फिर लाइट ऑन कर दे, कैसा लगता है? चमकने लगना, उसका एक अलग ही रूप दिखता है हमें। ठीक है, तो वही हमारे पोएट कहते हैं कि मुझे ये सीजन पसंद है। आई लव द सीजन वेल व्हेन फॉरेस्ट ग्लेड्स आर टीमिंग विथ ब्राइट फॉर्म्स। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ फॉर यू। आगे, नो डार्क एंड मेनी फोल्डेड क्लाउड्स फोरटेल। ऐसे फोरटेल का मतलब आपको जानना जरूरी है क्योंकि बिना फोरटेल के जाने, फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो नो डार्क माने कोई अंधेरा नहीं है। मेनी फोल्डेड क्लाउड्स का मतलब तह बाई तह, जैसे हम कैसे कपड़ों को मोड़ देते हैं तो फोल्ड कर देते हैं, बहुत बार उसमें फोल्ड करके रखते हैं फिर, तो उस तरह से बादलों का ऐसा कोई निशान नहीं है। फोरटेल द कमिंग ऑफ द स्टॉर्म, जो बता रहे हो तूफान के आने के बारे में। पूरी बात पढ़ता हूँ और पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आई लव द सीजन वेल व्हेन द फॉरेस्ट ग्लेड्स आर टीमिंग विथ ब्राइट फॉर्म्स, नो डार्क एंड मैनी फोल्डेड क्लाउड्स फोरटेल द कमिंग ऑफ द स्टॉर्म्स। तो ये 4 लाइनों में क्या कहते हैं कि मुझे ये सीजन पसंद है क्योंकि इस समय क्या होता है कि किधर भी कोई बादल नहीं दिखता है और ना ही वो कहता है कि वह तूफान आने वाला है, तूफान आएगा तो सब तहस नहस हो जाएगा। इस समय जितनी भी चीज़ें फॉरेस्ट में दिखती है मुझे, वो सब चमक रही होती हैं। क्या होता है? टिमटिमा रही होती है। फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो दिखता है हर चीज़। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। सामने आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, वन बाई वन, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर कुछ मेरे से छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, और मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये भी बताओ, जिससे कि मेरे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। फ्रॉम द अर्थ लूजेंड मोल्ड द सैपलिंग्स ड्रॉज इट्स सस्टेनेंस एंड थ्राइव्स थ्रू स्ट्रिकन टू द हार्ट विथ विंटर्स कोल्ड द ड्रूपिंग ट्री रिवाइव्स। समझते हैं, एक एक बात को समझेंगे, चिंता का बात नहीं है। पहला वर्ड जो आपको समझना है वो है लूजेंड मोल्ड। ठीक है, मोल्ड माने मिट्टी और लूजेंड का मतलब गीला हो जाना, ढीला हो जाना। नहीं समझ रहे होंगे? देखिए कि इस समय मिट्टी क्या है, ढीली हो गई है। या फिर खेती किया जाएगा, बीज लगाया जाएगा तो मिट्टी कैसी दिखेगी बताइए? मिट्टी को हल से जोत दिया जाता है, नॉन एज क्या बोलते हैं उसको, हल चलाना आप सुने होंगे। तो मिट्टी भूरभूरी हो जाती है हल्के, क्योंकि उसमें बीज डालना है। तो इस टाइम पर क्या दिख रहा है? फ्रॉम द अर्थ लूजन मोल्ड, यानी कि पृथ्वी का वह मिट्टी जो अब गीला हो चुका है या फिर थोड़ा ढीला हो चुका है।
वहाँ से क्या होता है तो निकलेगा कुछ। द सैपलिंग ड्रॉज इट्स सस्टेनेंस, वहाँ से सस्टेनेंस का मतलब पौष्टिक तत्व या फिर आहार। सैपलिंग्स का मतलब नए छोटे छोटे पौधे, जो हम लोग कहते हैं ना छोटे छोटे पौधे लाकर लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो उनको सैपलिंग कहा जाता है। एंड थ्राइव्स, थ्राइव्स का मतलब उन्नत हो जाना, उन्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना। अब कैसे करता है, तो पृथ्वी का वह जगह जो अब ढीला हो चुका है बसंत के आने से, वो क्या हो रहा है, उससे सैपलिंग्स यानी छोटे पौधे अपना पोषक तत्व निचोड़ लेते हैं, उसको टान लेते हैं और क्या करते हैं, खुद को उन्नत करते हैं, खुद को विकसित करते हैं। थ्रू स्ट्रिकन टू द हार्ट विथ विंटर्स कोल्ड, जो क्या थे पहले, स्ट्रिकन दिल के अंदर ही सिकुड़ जाना, स्ट्रिकन का मतलब सिकुड़ जाना, देखिएगा। तो जो पौधे ठंड में पूरे सिकुड़ गए थे, एक भी फूल ठंड में देखने को नहीं मिल रहा था, वो पौधे अब क्या कर रहे हैं, मिट्टी से पोषक तत्वों को टान रहे हैं और विंटर के कोल्ड के कारण उनके पर में अंदर कोई हलचल नहीं थी, वो हलचल आने लगी, मतलब उनमें फूल खिलना स्टार्ट हो गया। द ड्रूपिंग ट्री रिवाइव्स, मतलब कि वो ट्री जो कि ड्रूपिंग है, झुक कर के खड़े होने वाले पेड़, मतलब कि जो पेड़ अब मतलब जिनकी पत्तियां गिर रही थी, टूट रही थी, समझ रहे हैं ना, वैसे पेड़ों में भी अब क्या हो रहा है, वे रिवाइव हो रहे हैं। रिवाइव होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप दोपहर में चल रहे हो, पूरा थक गए हो और आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची हुई है, आपको उसी समय तुरंत एक ठंडा पानी मिल जाए या कोई शरबत मिल जाए, जूस, तो आपका कैसा लगेगा, रिफ्रेशिंग, दैट इज नॉन एज रिवाइव, आपकी एनर्जी फिर से वापस आ जाना। पूरा मीनिंग समझते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे कवि कहते हैं कि पृथ्वी का वह गीला भाग मिट्टी का जो पहले सूख गया था पूरा, जहाँ से पेड़ पौधे निकल नहीं रहे थे, अब वो ढीला हो चुका है और वहाँ से नए पौधे अपना क्या कर रहे हैं, पोषक तत्व टान करके खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और वे पौधे जो ठंडे में क्या हो गए थे, सिकुड़ गए थे, झूल गए थे, वे अब क्या कर रहे हैं, रिवाइव हो रहे हैं, क्या करके, तो वही पोषक तत्व लेकर के। तो ये मौसम जो है मतलब कह सकते हैं कि कितना अच्छा है इसके लिए, पेड़ पौधों की और नेचर के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टेंजा 4 में, द सॉफ्टली वॉर्बल सॉन्ग। देखिए ऐसे तो सॉन्ग का मतलब सबको पता होगा, गाना होता है, लेकिन यहाँ वॉर्बल सॉन्ग जो बोला जा रहा है ना, ये पक्षियों के गाने को बोला जा रहा है। सिंपल भाषा में करूँ तो चहचहाना, याद रखिए। सॉफ्टली मतलब बहुत ही नम से, जैसे कोयल की बोली कैसे लगती है आपको, कू 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 वाली बात, ठीक है ना, गाना सुने ही होंगे। तो द सॉफ्टली वॉर्बल सॉन्ग मतलब कि सॉफ्टली बहुत ही नरमी से, प्रेम से गाया जाने वाला गाना। कम्स फ्रॉम द प्लेजेंट वुड, प्लेजेंट माने मन को भा लेने वाला, खुशनुमा चीज को कहते हैं प्लेजेंट। वुड्स माने जंगलों से आ रहा है, कम्स फ्रॉम आता है, फ्रॉम द प्लेजेंट वुड जंगलों से, एंड कलर्ड विंग्स, और कहाँ से आता है तो दो जगहों से, जंगल से, किससे आता है तो जंगल में जो कलरफुल विंग्स हैं, आपको तो पता ही है कि विंग किसका रहता है, पक्षियों का होता है। पक्षी जो बर्ड्स होती हैं उनके पंख होते हैं। तो कलरफुल क्यों बोला गया है, कलरफुल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो पक्षी होती हैं विभिन्न टाइप की होती हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का विभिन्न टाइप के पंख छोटे बड़े आकार में होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया होगा आई थिंक। ग्लांस क्विकली इन द ब्राइट सन, जो देखते हैं, ग्लांस, देखिए ग्लांस का मतलब होता है एक झटके में देखना और नज़र हटा लेना, है ना, पलके झपका देना। तो सन के तरफ वो देख रहे हैं, दैट मूव्स अलोंग द फॉरेस्ट ओपनिंग्स। जो सन, मान लीजिए ये आपका फॉरेस्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके तरफ पक्षियाँ देख रही हैं और वो क्या है, लग रहा है जैसे कि वो चल रहा है, इस फॉरेस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो इसके साइड में चलता जा रहा है। क्लियर, सारी बातें समझ में आ रही हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक देकर के जाएं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ। तो आपको कोई पैसा तो खर्चा नहीं है, आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अदर वीडियोज़ भी चाहिए होंगे तो बिल्कुल आपके लिए ही है, और मैं आपके लिए बैठा हूँ, घर बैठे ही आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। जल्द ही मेरे ऐसे वीडियोज़ आने स्टार्ट होंगे जिसमें आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें मैं क्या होगा, फेस दिखा कर पढ़ाऊँगा, मतलब कि वो सारे लाइव क्लासेस होंगे, तैयार रहिएगा। तो बोल रहा ग्लांस क्विक इन द ब्राइट सन, वो ब्राइट सन की तरफ देखते हैं पल के झपका लेते हैं। आप ही सूर्य को देखिएगा तो देख नहीं पाइएगा, नज़रों को हटा लीजिएगा। दैट मूव्स अलोंग द फॉरेस्ट ओपनिंग्स, जो सन चल रहा है फॉरेस्ट की ओपनिंग्स की तरफ। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्टेंजा आपके चैप्टर का यही है। आपको हर वर्ड का मैं मीनिंग बताते हुए गया हूँ, फिर भी आपको लगता है कि कोई नहीं पता है तो आप मुझे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। क्लियर, देखिए ध्यान से। व्हेन द ब्राइट सनसेट फिल्स, ब्राइट सनसेट, ब्राइट माने चमकीली, और सनसेट माने सूर्य का अस्त होना। सुबह में सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है हम मानते हैं, और पश्चिम में अस्त होता है, तो उसी सनसेट की बात हो रही है, यानी संध्या आने को है, शाम आने को है।
लेकिन उससे पहले क्या बोल रहा है, ब्राइट सनसेट। सनसेट अभी ब्राइट है, मतलब कि अभी पूरी तरह से शाम नहीं हुआ है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। द सिल्वर वुड्स विथ लाइट, क्या है, तो वही जो ब्राइट सनसेट है वो फिल्स माने भर देता है, किसे भर देता है, सिल्वर वुड को, यानी जंगलों को, कैसे, विथ लाइट यानी कि प्रकाश से। द ग्रीन स्लोप थ्रोज, और ग्रीन स्लोप का मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब आपको पता ही है, स्लोप का मतलब होता है ऐसा जगह जो ढाल हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे यहाँ से ढाल करके आने वाला। क्लियर, नहीं समझ में आया, और अच्छे से क्लियर करेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हमारे सामने हर एक बात मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए हमने ड्रॉ किया, ये एक टाइप का ड्राइंग, थोड़ा बेकार हो सकता है, ये हो गया, तो आप यहाँ जो देख पा रहे हैं ये पर्वत का ढाल है, इसी को कहते हैं स्लोप। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द ग्रीन स्लोप्स, तो पर्वतों के वे ढाल या पहाड़ियों के वे ढाल जो स्लोप हैं वो क्या है, वो ग्रीन है, और उसमें लाइट पड़ती है। साथ में जब लाइट पड़ती है तो एक साइड आपको जब ऐसे उठा हुआ है, तो अगर इधर लाइट पड़ेगी तो इधर डार्क हो जाएगा, तो वही बोल रहा है इट्स शैडो इन द हॉलो ऑफ द हिल, और जो खाली जगह बचा हुआ है हिल का, उसमें इसका शैडो पड़ता है, और क्या करता है, उसको भर देता है, उस हॉलो जो है उसको लाइट से, बाद में परछाई से, सॉरी शैडो से भर देता है, ऑफ द हिल, एंड वाइड द अनप्लैन्ड ग्लोज। ठीक है, आपको हर बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर देखिएगा एक बात लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है अपलैंड, सॉरी अनप्लैंड बोल दिए थे, इट्स माय मिस्टेक एंड रियली सॉरी फॉर दैट। सो क्या बोल रहा है, अपलैंड का मतलब हो गया एरिया इन एरिया ऑफ द हाईलैंड। समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा, इसको ड्रॉ करूंगा, आप समझ जाइएगा। जैसे कि आपको दिखाया गया था हिल्स, मान ली पहाड़ियों को मैं बात करता हूँ, पहाड़ी चोटी की बात करता हूँ, तो वो ऐसे बनाया जाता है, इसमें मान ली पठार हो गया, ये ऊंचा भूमि, इधर नीचे भूमि है। तो अपलैंड माने ऊपर की भाग को कहते हैं, लो लैंड माने नीचे के भाग को कहते हैं। तो अपलैंड भी क्या कर रहा है, ग्लो करने लगा, चमकने लगा। लो लैंड में परछाइयाँ बन रही हैं अभी, क्योंकि शाम का वक्त है, शाम के समय हमारी परछाइयाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। और आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर होगा, अब हर एक बात आपको समझ में आ चुकी है इसकी। यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, जो आपको नोट करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेड्स का मतलब स्मॉल एरिया ऑफ ग्रीन वुड, माने छोटे छोटा भाग एक ठंडे, सॉरी ग्रीन माने हरे भरे जंगल का। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूँ, क्या अच्छे से देख लेंगे, क्लियर है। कलर भी चेंज कर देता हूँ क्या और आसानी से आपको समझ में आए। तो हम लेते हैं ये कलर, तो ग्लेड का मतलब समझ गया। देन बोल रहा है टीमिंग का मतलब प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में होना, कोई चीज़ टिमटिमाते हुए, जैसे तारे बहुत ज़्यादा होते हैं, टिमटिमाते हैं। सस्टेनेंस का मतलब दैट व्हाट इज़ नीडेड टू लिव एंड स्टे हेल्दी, माने कि जीवित रहने के लिए और सुरक्षित, हेल्दी, ताकतवर, मजबूत रहने के लिए जो जरूरत पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए, वो सस्टेनेंस कहलाता है। थ्राइव से मतलब फ्लोरिसेस, मतलब खुद को उन्नत करना। स्ट्रिकन का मतलब सीरियसली अफेक्टेड बाई एन अनप्लेजेंट फीलिंग, मतलब कि मान ली यहाँ पर अनप्लेजेंट फीलिंग, ठंडी है, ठंडी आने की वजह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वही बात बता रहा है। ड्रूपिंग मतलब टू बेंड डाउनवर्ड्स, माने नीचे की तरफ जाना। एंड देन वॉबल्ड माने सिंगिंग विथ रैपिडली चेंजिंग नोट्स, मतलब कि पक्षियाँ जाहिर सी बात है क्या, उनको पता है कि हम कैसे गाएंगे, तो जस्ट अपना आवाज़ निकालती हैं, हम लोग उसको सॉन्ग मानते हैं। और अपलैंड का मतलब एरिया ऑफ हाईलैंड। क्लियर होगा, पूरा बात समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मिला है कि स्प्रिंग के आने के बारे में बात किए हम, यहाँ तक इस चैप्टर में हम समझ गए कि कैसे अप्रैल का एक दिन को कवि ने अपने अनुभव के आधार पर इतना सुंदर रिप्रेजेंट किया है कि मतलब मन को भा लेता है उसका हर एक चित्र। आप अगर आंख बंद करके इन चीज़ों को सुनते हैं केवल हेडफोन लगा करके, तो आपके सामने वो चित्र जरूर दिखेंगे कि कैसा जंगल है, जंगल हरा कैसे है, उसमें लाइट कैसे पड़ रही है, होलो क्या है, पहाड़ियाँ क्या है, सब कुछ दिखेगा, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इसके पहले भी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं आपके क्लास के। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।